बच्चों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, क्योंकि बीपीएससी के अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि अधिवेशन से तमाम क्वेश्चन बने हैं और क्वेश्चन लगातार बनते ही आए हैं। अगर 1885 से और 1939 तक के विभिन्न प्रकार के अधिवेशन जो हुए और विभिन्न लोगों ने यहाँ पे अपनी अध्यक्षता दर्ज की और विभिन्न मुद्दों पे निर्णय लिया गया। इनसे तमाम क्वेश्चन बनते हैं और 1940 से तो एक अधिवेशन हुआ जिसमें कलाम साहब को अध्यक्ष बनाया गया। काफ़ी लंबा चला, 46 तक अधिवेशन चलता है। उसके बीच में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है और भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद से जो कांग्रेस का अधिवेशन है कुछ टाइम के लिए ठप पड़ जाता है, मतलब एक ही व्यक्ति रहते हैं। तो हम लोगों को 1885 से कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर हम लोग को पढ़ना कब है कि 1939 तक का हमको अधिवेशन को देखना है। इसके बाद 1940 से लेकर 1947 तक, देश की आज़ादी तक भी हम अधिवेशन को देखेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे कि अधिवेशन में कौन कौन से मुद्दा शामिल था और कैसे भारत की आज़ादी में और कांग्रेस ने किस प्रकार भूमिका निभाई, तमाम बातों को हम समझेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कुंदन मिश्रा जी के प्लेटफॉर्म पे और कुंदन मिश्रा सर के प्लेटफॉर्म पे, और यह एक बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है ताकि बीपीएससी जो भी व्यक्ति और जो भी बच्चा जो टीआरई में अपने एक सीट लाना चाहता है, वो टीआरई 4 हो या टीआरई 5 हो या टीआरई 6, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि ये प्रत्येक वर्ष हर वर्ष वो लगभग 20,000 के आसपास वो वैकेंसी लाएंगे, टीचर का वैकेंसी आएगा। तो टीआरई 4 तो आने वाला है। जस्ट टीआरई 4 में अपना सीट एक कवर कीजिए, अपना सीट एक लीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी को और ऐसो आराम से और एक शिक्षक के रूप में अपनी ज़िंदगी व्यतीत कीजिए। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो 1800, अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है। 28 दिसंबर 1800, मैं आपको बता चुका हूँ कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होता है। और कांग्रेस की स्थापना में जो एहो ह्यूम थे, एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके माध्यम से कांग्रेस की स्थापना होता है और प्रथम जो अध्यक्ष बनते हैं भूमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो देखो, जो बम्बे में 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इस स्थापना की अधिवेशन को हम प्रथम अधिवेशन कहते हैं। देखो कांग्रेस का अधिवेशन की शुरुआत होती है, तो देखो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और साथ के साथ स्थापना भी हुई और साथ के साथ जो पहला मीटिंग हुआ। अधिवेशन क्या है? जब कांग्रेस के मुख्य और बड़े बड़े नेता अधिकारी आकर आपस में बैठते हैं और एक किसी मुद्दा पर बात करते हैं और कोई बिल या विधेयक पास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अधिवेशन कहते हैं। तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ, उस स्थापना का जो अधिवेशन था उसको प्रथम अधिवेशन कहते हैं। और कहाँ हुआ था? मुंबई में, महाराष्ट्र में हुआ था। और यह अधिवेशन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन था जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, क्योंकि इसमें 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें व्यक्ति, देखो ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। इसको याद करने का मतलब ये है क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह पहला अधिवेशन था, फर्स्ट अधिवेशन था, और फर्स्ट अधिवेशन था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो आप याद रखना कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था और किसने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो तमाम बात आप ध्यान रखेंगे कि प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था, जो गोकुलदास जो संस्कृत कॉलेज था वहाँ हुआ था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भूमेश चंद्र बनर्जी ने की। और प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग दिया? 72 लोगों ने भाग लिया। इतना बात आपको ध्यान रखना, कंठस्थ कर लो भाई। देखो अधिवेशन में बहुत डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अधिवेशन से बीपीएससी का बहुत ही मोस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अधिवेशन। अब बीपीएससी लगातार, अगर आप बीपीएससी, देखो टीआरई छोड़ो, अब बीपीएससी का जो सिविल का एग्जाम होता है जो अब हाल ही में होने वाला है, 72वीं बीपीएससी का पेपर होने वाला है, तब जाकर देख लेना 72वीं बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 71वीं देख लो, 70वीं देख लो,
अभी तक बीपीएससी ने जितने बार अपने पेपर लिया है सिविल का, वहाँ पे उस पेपर को देखो, जाकर देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये अधिवेशन। और इसीलिए धैर्यता बना के, धैर्यता के साथ, पेशेंस के साथ आप लोगों को मैं एक एक अधिवेशन पढ़ाऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी लगातार बनता है। आप लोग घबराओ मत, आप लोग निश्चिंत से, ध्यान से हमारे साथ बने रहो, पढ़ाई करते रहो। और देखो, पहला अधिवेशन तो मैं बता दिया, अब दूसरा अधिवेशन देखो, समझते हैं। 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है। देखो, 1885 में पहला अधिवेशन, 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। और दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो एक पारसी समुदाय के व्यक्ति थे, और पारसी समुदाय के उत्थान के लिए बात करते थे। वह पारसी समुदाय, जो पारसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे होता है ना, वैसे पारसी समुदाय भी होता है, और पारसी समुदाय से जुड़े हुए व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। और भारत में उन्होंने अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ में बहुत सारा सिद्धांत भी दिया था। और जो जो भारत से अंग्रेजों ने जो धन की निकासी के जो सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, धन की निकासी के, उनका कहने का मतलब था कि ब्रिटिश से जितने भी थे वो भारत की संपत्ति खींच कर ले आकर विदेश ले आकर अपने यहाँ ब्रिटेन में भर रहे हैं, हमारा संपत्ति उठाकर अपने यहाँ ले जा रहे हैं। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एक थ्योरी था धन की निकासी का सिद्धांत, जो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। क्वेश्चन भी बनता है कि दादा भाई नौरोजी, तो किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक में हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि दादा भाई नौरोजी को हम लोग जो 1986 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, उसका अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी के बारे में हल्का हल्का आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि अगर हल्का हल्का ध्यान नहीं रखोगे दादा भाई नौरोजी की कौन कौन सी पुस्तकें थी, देखो, एक मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, जो लोग हैं, जो जिनसे क्वेश्चन बनता है, उनके बारे में, उनके कुछ पुस्तक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा, आप लोग डिटेल्स से पढ़ना। और आज समझ लो, क्योंकि जो मैं आपका आर्थिक शोषण के बारे में बता रहा हूँ, दादा भाई नौरोजी ने जो धन की निकासी का सिद्धांत दिया था, इन्हीं बातों को उन्होंने प्रूफ करने के लिए जब उनको मौका मिला, और कांग्रेस का जो सेकेंड अधिवेशन का अध्यक्षता संभाला, तो स्पष्ट रूप से आर्थिक शोषण के सिद्धांत को उन्होंने रखा, और विस्तार से सबको कांग्रेस में जितने मेंबर्स हैं सबको समझाने की कोशिश किया कि वाकई में अंग्रेज जो है हमारे देश से हमारी संपत्ति को लूट कर ले जा रहे हैं। तो दो चीज़ें याद रखना, 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। मूल बिंदु क्या था? आर्थिक शोषण। मूल बिंदु क्या था? आर्थिक शोषण। इतना चीज आप याद रखना, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसके बाद आपको पढ़ना है कांग्रेस का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है। एक है 1905 का वाराणसी अधिवेशन, दूसरा है 1906 का कोलकाता अधिवेशन। आप लोग ध्यान रखना, यह अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि इसी समय हमारे देश में बंग भंग आंदोलन, कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? बंग भंग आंदोलन। हमारे देश में जो आंदोलन हुआ था वो क्या था? बंग भंग आंदोलन। और बंग भंग आंदोलन का मतलब क्या है? कि बंगाल विभाजन के विरोध में, इसको हम कहते हैं बंग भंग आंदोलन। देखो, बंग भंग का मतलब होता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में एक बहुत बड़ा लेवल पे आंदोलन हुआ, जिसको बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं, और स्वदेशी आंदोलन भी क्या कहते हैं? स्वदेशी आंदोलन। इसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। बंग भंग आंदोलन बोलिए या स्वदेशी आंदोलन बोलिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बंग भंग आंदोलन था या स्वदेशी आंदोलन था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था इसका, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि हम जो बंगाल का विभाजन, जो अंग्रेज बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, इस विभाजन को रोकना। क्योंकि 1905 में जो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, वो बोल चुका था कि बंगाल को हम बांटने वाले हैं, 2 प्रांतों में बंगाल को बांटने वाले हैं। और बंगाल में जो राष्ट्रीयता फैल रही थी, उसको देखते हुए बंगाल को बांटने का प्रयास जो किया, किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। और इसी समय जब बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ, इसी समय वाराणसी में 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में बंग भंग आंदोलन के समय गोखले ने मध्यम वर्ग और संवैधानिक सुधारों पर बल दिया। गोखले ने स्पष्ट कहा कि मध्यम वर्ग, हमारे देश के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग क्या होते हैं? जो शिक्षित वर्ग हैं, थोड़ा सा
निम्न वर्ग से थोड़ा सा ऊपर अमीर वर्ग है, और उनके माध्यम से और उनके मार्गदर्शन में संवैधानिक सुधारों की बात की गई। संवैधानिक सुधार का मतलब है कि तुम हमें राजनीतिक अधिकार दो। ये बंगाल बांट कर तुम हमारे देश में जो राष्ट्रीय एकता को खत्म करने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। राष्ट्रीय एकता खत्म भी नहीं होगा, बंगाल विभाजन तुमको वापस भी लेना होगा। बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की बात की गई और संवैधानिक सुधारों की बात की गई। ये 1905 की बात है, वाराणसी में। जो ध्यान रखना, मैं जितना बता रहा हूँ कि कांग्रेस का जो वाराणसी अधिवेशन हुआ था 1905 में हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में हुआ था। देखो, कांग्रेस का 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी को फिर मौका मिला, और दादा भाई नौरोजी जब जब आते हैं कुछ अलग ही करके जाते हैं। इस बार पिछली बार दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक सुधार की बात की थी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध बात की थी। इससे इस टाइम पहली बार था जब स्वराज्य शब्द की बात की गई। कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार था कि कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज्य की आधिकारिक मांग की गई। 4 दशकों बाद नौरोजी फिर से अध्यक्ष बनते हैं और क्या स्वराज्य की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछता है कि किस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई थी। फिर देखो क्वेश्चन क्या बनता है, किस अधिवेशन में स्वराज्य की मांग की गई थी, किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की? तो कोलकाता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की। ऐसे तमाम क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको बस याद करना है और समझना है कि बीपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है। आप बस इतना समझ जाओगे बीपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है, फिर सारे मुश्किल हल हो जाएंगे। देखो, 1907 का समय भारतीय इतिहास के लिए बहुत ही एक नाजुक पल था, क्योंकि हमारा मोमेंट 1907 का मोमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1907 का मोमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1907 में हमारा जो कांग्रेस था, कांग्रेस के लोग जो आपस में मिलकर चल रहे थे, यह कांग्रेस 2 भागों में बट गया, एक नरम दल, एक गरम दल। गरम दल कहने का मतलब है कि कांग्रेस में जो 1907 में जो कांग्रेस में 1907 में अध्यक्षता की बात की गई थी। अध्यक्ष किसको? कांग्रेस का जो 1907 का सूरत में अधिवेशन हो रहा था, तो सूरत में अधिवेशन हो रहा था, इसमें अध्यक्ष किसको बनाया जाए? क्या मुद्दा था? अध्यक्ष किसको बनाया जाए? और अध्यक्ष बनाने के पद अध्यक्ष जो नरम दल के लोग थे, नरम दल वाली विचारधारा के लोग थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे, ये नरम दल वाले लोग थे। गरम दल में बाल गंगाधर तिलक थे, जो लाल बाल पाल को होता है, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र जो पाल थे, जो इन लोग थे, लाल बाल पाल जो थे, ये गरम दल वाले थे। तो इनका कहना था कि नहीं, जो 1907 में अध्यक्ष जो बने वो हमारा कोई आदमी बने, क्योंकि गरम दल से ही कोई व्यक्ति बने। इनका कहने का मतलब था कि अगर कोई नरम दल वाला बनता है तो जो स्वदेशी मूवमेंट था, उस स्वदेशी मूवमेंट को अपने हिसाब से मोड़ लेगा। और स्वदेशी मूवमेंट का जो मुद्दा था, स्वदेशी मूवमेंट गरम दल वाले पैन इंडिया चाहते थे, पूरे भारत में फैलाना चाहते थे, लेकिन जो नरम दल वाले थे वो स्वदेशी मूवमेंट को चाहते थे कि नहीं, बंगाल तक ही सीमित रहे नरम दल वाले। इसी मुद्दा को लेकर उनमें विवाद हुआ और अंततः देखा गया कि 1907 में रास बिहारी बोस को 1907 में सूरत का अधिवेशन का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया। इसी के विरोध में आकर कांग्रेस का विभाजन हुआ और नरम दल और गरम दल 2 दल उभर के सामने आए। एक को कहते हैं नरम दल, एक को कहते हैं गरम दल। आखिर नरम दल क्या चाहते थे, गरम दल क्या चाहते? गरम दल स्वदेशी की बात करते थे, गरम दल बहिष्कार की बात करते थे, तत्काल स्वराज्य की बात करते थे, तिलक का नेतृत्व चाहते थे। इनका कहना था कि जो गरम दल वाले थे वो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष चाहते थे कि कांग्रेस का अध्यक्ष बने, लेकिन जो नरम दल वाले थे बोलते थे कि नहीं, हम अंग्रेजों के खिलाफ अभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं जा सकते, संवैधानिक सुधार होगा, धीरे धीरे सुधार होगा। ब्रिटिशर्स पे विश्वास करो भाई, ब्रिटिशर्स पे तुम खिलाफ मत करो, ब्रिटिशर्स पे विश्वास करो, अंग्रेजों पे विश्वास करो। अंग्रेजों के माध्यम से ही, अंग्रेजी सरकार के माध्यम से ही हमारा विकास होगा और धीरे धीरे स्वशासन मिलेगी हमको। धीमा बदलाव चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच में विचारधाराएं काफ़ी बदली और जो 2 गुट उभर के सामने आए, इसको कहते हैं नरम दल, एक को कहते हैं नरम दल और दूसरा को कहते हैं गरम दल। कांग्रेस 2 भागों में बट गई। ये 1907 का ये हमारे लिए सबसे एक नाजुक पल था। वही कांग्रेस जो हमारी आज़ादी के लिए स्थापित की गई थी, वो आज 2 भागों में बट गई, विचारधारा के रूप में बट गए।
देखो होता है, जो पुराने लोग होते हैं ना उनकी पुरानी विचारधारा होता है, जो नया खून होता है वो नई मांग करता है। तो पुराने लोगों को नए लोगों की बातों को समझना चाहिए। पुराने जो कांग्रेस के पुराने जो नेता थे उनको मानना था, उनका मानना था कि देखो धीरे धीरे क्रमिक विकास होगा। हम अंग्रेजों के पास जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, अंग्रेज हमारा बात मानेंगे। गांधी की विचारधारा की एक गाल पर कोई थप्पड़ मार दे, दूसरा गाल बढ़ा दो, वही हाल था। लेकिन गर्म दल वाले विरोध करते थे, बोलते थे बिल्कुल नहीं, इसके माध्यम से तो कुछ नहीं हो सकता, इसके माध्यम से कुछ नहीं हो सकता। इसके खिलाफ में सूरत अधिवेशन में दो भागों में कांग्रेस बट गया। तो इतना यहाँ ध्यान रखना सूरत अधिवेशन के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं जो सूरत अधिवेशन में 1907 का सूरत अधिवेशन था। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में जो बटा हुआ था वह 1916 में जाके फिर जुड़ गया। 1916 में गरम दल और नरम दल दोनों दल आपस में जुड़ गए और एक अधिवेशन होता है 1916 में। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। और सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यह पहली बार था जब हिंदू और मुस्लिम दोनों को एकता दिखी गई। हिंदू हिंदू मुस्लिम, इस अधिवेशन में हिंदू मुस्लिम दोनों की एकता देखी, क्योंकि जो हिंदू था कांग्रेस, हिंदू का पार्टी था कांग्रेस, मुसलमानों का पार्टी था लीग, मुस्लिम लीग, और दोनों में एक सहमति हुई। और इस सहमति को हमारे इतिहास में एक गंगा यमुना संगम के रूप में, गंगा यमुना तहजीब के रूप में जानते हैं, क्योंकि पहली बार था जब हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। इसी के बदौलत 1920 में जो भारत छोड़ो आंदोलन देखा गया, खिलाफत आंदोलन देखा गया। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन याद रखना। 1917 में एक पहली घटना थी कि जो पहली बार था, पहली दफा था जो एक महिला को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और महिला कौन थी? आयरिश महिला थी, भारतीय महिला नहीं थी, आयरिश महिला थी, उसका नाम था एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग की संस्थापक थी और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का नया अध्याय के रूप में शुरुआत होता है कि एक महिला को 1917 में कोलकाता अधिवेशन में एक महिला को क्या होता है, एक महिला को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये पहली बार था एक महिला को अध्यक्ष बनाया जाता है। और देखो 1916 में जो महिला हुई, लेकिन देखो ध्यान रखना 1917 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता जो एनी बेसेंट की एक महिला थी, और एक पहली महिला, लेकिन भारत की पहली महिला नहीं थी। कोई पूछते कि महिला कहाँ की थी? आयरिश महिला थी, आयरलैंड की महिला थी। भारत की पहली महिला कौन थी? तो भारत की पहली महिला 1925 के अधिवेशन में बनती है। 1925 की, उनका नाम था सरोजिनी नायडू। आगे हम देखते हैं। देखो 1925 के अधिवेशन में मैं बैक आऊँगा, फिर दिखा दूँ पहले तुमको। देखो 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारत की पहली महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू। उनका नाम था सरोजिनी नायडू। या इनको भारत की बुलबुल भी इनको कहा जाता है, भारत का बुलबुल कहा जाता है। ये प्रसिद्ध कवि और स्वतंत्रता सेनानी भी थी। 1925 का कानपुर अधिवेशन में थी। लेकिन इससे पहले दोनों लिंक कर लेना, 1917 का अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एनी बेसेंट ने की। वही 1925 का अधिवेशन अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू ने की। जो 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ? कानपुर में हुआ। जो 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1917 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। दोनों ध्यान रखना। अब आओ 1919 में एक अमृतसर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद तुरंत बाद यह अधिवेशन को आयोजित किया जाता है, क्योंकि जो 13 अप्रैल 1919 का अधिवेशन 1919 का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसके जस्ट बाद इस अधिवेशन को बुलाया जाता है। यह अधिवेशन होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद यह अधिवेशन आता है। और कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीव्र विरोध दर्ज भी कराया था। और 1920 में जो नागपुर अधिवेशन होता है, विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और सदस्यता सबके लिए खोल दी जाती है। 3 बातें: कांग्रेस की सदस्यता सबके लिए खोल दी गई। किस अधिवेशन में? 1920 के अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन। इसी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी की गई। देखो तो ध्यान रखना, इतना आज तक मैं अभी के हिसाब से 1885 से लेकर 1920 तक आज मैं कवर कर दिया हूँ। अगले दिन हम 1924 का बेलगाम अधिवेशन, फिर सरोजिनी नायडू को पढ़ाया हूँ। इसको देखते हुए मैं आगे भी कवर कर दूंगा। तो आज यहीं तक रुकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा फिर आप लोग भी थोड़ा बोरियत महसूस होगा। लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ध्यान रखना, उतना समझो। और इसी का जो अगला पार्ट है अगला वीडियो में मिलेगा, वो कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।